मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है रीति काव्य, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है रीति का विवेचना प्रस्तुत करते हुए रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। मतलब आपको क्या बताना है, रीति काल है उसके अंदर किस प्रकार का साहित्य लिखा जाता था उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना, एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने 30,000 सब्सक्राइबर का, कितने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। चैनल को जोर से सब्सक्राइब करो और एग्जाम के समय, लास्ट समय में आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्लास डाल देता हूं जहां से सारे सारे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको वो देखनी है वो क्लास, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई ना कोई प्रोडक्ट अगर जो खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। काफी बच्चों का सवाल है, सर जो ये पीडीएफ पढ़ा रहे हो ये आपको कहां पर मिलेगी? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आप हमारे इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको जो नीचे की तरफ जो फाइल वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, फाइल वाला सेक्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। ज्वाइन जरूर से कर लेना टेलीग्राम चैनल, ये जरूरी चीज है। उसके बाद में कोने में जो आपके सामने जो सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हिंदी सर्च कर लेना भाई। जैसे आप हिंदी लिटरेचर सर्च करोगे, हिंदी लिटरेचर पूरा सर्च करना है, तब आपको हिंदी लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना। चलिए भैया, अब आगे का जो प्रश्न आपके सामने, रीति की विवेचना को प्रस्तुत करते हुए रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे भाई। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल लगभग 17वीं व 18वीं शताब्दी को रीति युग भी कहा जाता है। मतलब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके अंदर लगभग 17वीं व 18वीं शताब्दी का समय है, इसको किसके नाम से जाना जाता है? रीति युग का। क्योंकि इसी जो 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर ही जो जितना भी हिंदी साहित्य लिखा गया वो आपके सामने, उसमें अलंकारों का, छंदों का और आपके सामने रीति सिद्ध काव्य काफी देखने को मिलता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रीति युग के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में काव्य रचना विशेषकर काव्य शास्त्रीय नियम, रीति सिद्धांतों के आधार पर की गई थी। मतलब इस समय जितना भी जो साहित्य रचना की गई ना, उसमें जो लिखने वाले जो जितने भी आपके सामने लेखक थे, सब के सब ने क्या क्या आपके सामने जो साहित्य की रचना की, उसको काव्य के जो नियम होते हैं, रीतिकाल के जितने जो नियम होते हैं उसके हिसाब से इन्होंने साहित्य की रचना की। क्या क्या जो आपके सामने काव्य रचना है उसको नियम कायदों के हिसाब से इन्होंने रचना करनी शुरू की थी। इस युग के साहित्य को समझने के लिए रीति की अवधारणा को समझना जरूरी है। मतलब इस काल के अगर आपके सामने अगर साहित्य को समझना चाहते हो तो रीति के अवधारणा, मतलब कैसे नियम कायदों के आधार पर साहित्य की रचना की जाती है, उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। रीति के अर्थ और स्वरूप की बात करें, रीति का सामान्य अर्थ होता है पद्धति, मार्ग या शैली। मतलब रीति का अर्थ यही होता है कि कोई भी साहित्य की रचना किस तरीके से की जाती है, किस पद्धति के माध्यम से, किस मार्ग या शैली से आपके सामने साहित्य की रचना की जाती है, उसी को रीति के नाम से जाना जाता है। काव्य शास्त्र में रीति से तात्पर्य होता है काव्य की वह शैली या संरचना जिसके माध्यम से रस, गुण या अलंकार की अभिव्यक्ति होती हो। मतलब काव्य शास्त्र में रीति का अर्थ यही होता है कि कोई शैली, किसी शैली या संरचना, मतलब किस शैली में आप साहित्य की रचना करते हो, उसी को रीति के नाम से जाना जाता है। जिसके माध्यम से रस, गुण व अलंकारों की अभिव्यक्ति होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो रस है, गुण है या अलंकार है, उनका उसमें प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग अलग प्रकार के जो रस, वीर रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, आपके सामने अलग अलग प्रकार के रसों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है, संस्कृत आचार्य वामन के अनुसार रीति आत्मा काव्य, रीति ही काव्य की आत्मा। मतलब रीति काव्य काव्य, मतलब इसमें क्या लिखा गया, जो संस्कृत के जो आचार्य वामन है, जिन्होंने आपके सामने जो रस के बारे में बताई थी, उसी के बारे में कहते हैं आपके सामने कि रीति है जिस नीति नियमों से आपके सामने साहित्य की रचना की जाती है, वो आपके सामने कोई भी काव्य होती है उसकी आत्मा होती है। क्या होती है? कोई भी काव्य है उसकी आत्मा के रूप में आपके सामने रीति को जाना जाता है।
रीति काल में कवियों के काव्य शास्त्र के नियम क्या क्या हुआ करते थे, मतलब रीति काल में जो कवि हुआ करते थे उनके काव्य शास्त्र के क्या नियम होते थे। रीति काल में कवियों के काव्य शास्त्र का जो नियम है, इसमें रस का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग होता था? रस का बहुत ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता था। अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता था। जो अलग अलग प्रकार के जो अलंकार हैं उनका प्रयोग बहुतायत में देखने को मिलता था। नायिका भेद, जो आपके सामने कोई भी स्त्री है उसके आपके सामने जो रूप चित्रण की आपके सामने बात देखने को मिलती थी। किसकी? जो नायिका है या आपके सामने स्त्री है उसके रूप चित्रण की बातें देखने को मिलती थी। उसके रूप चित्रण के बारे में देखने को मिलता था। गुण दोष, गुण दोष क्या है? कोई भी स्त्री है उसके कोई भी आपके सामने या कोई भी साहित्य उसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं क्या कमियां हैं, दोनों के बारे में, गुण व दोष के बारे में भी बातें होती थी। किसके बारे में? गुण या दोष दोनों के बारे में भी बातें होती थी। रीति प्रकार, अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो साहित्य के अंदर ग्रामर से अलंकारों से संबंधित जो चीजों का प्रयोग किया जाता था। आदि का विशद विवेचना और उसी के आधार पर काव्य की रचना की गई। मतलब जो जितने भी जो साहित्यकार थे इन सभी जो नियमों का प्रयोग किया गया, अलग अलग प्रकार के रस हो गए, चाहे अलंकार हो गया, चाहे नायिका भेद हो गया, चाहे गुण दोष हो गया, चाहे रीति प्रकार हो गए, इन सभी चीजों को आपके सामने साहित्य के अंदर प्रयोग किया गया। इस काल के प्रमुख आचार्य कवि जैसे केशवदास बिहारी भूषण ने रीति सिद्धांतों को अपने काव्य में निरूपित करने का काम किया। क्या क्या? जो अलग अलग प्रकार के आचार्य हैं, जैसे केशवदास का उसमें नाम आता है, बिहारी का नाम आता है और भूषण का नाम आता है, उन्होंने क्या किया? रीति सिद्ध को अपने काव्य में निरूपित किया। क्या क्या है? जो रीति सिद्ध, मतलब जो साहित्य के अंदर जो अलंकार, रस, नायिका भेद जैसे आपके सामने जो साहित्य के जो सिद्धांत होते हैं उनको अपने साहित्य के अंदर अपनाने का काम किया। समझ में आ गया? तो ये जो अलग अलग प्रकार के साहित्यकार हैं इन्होंने अपने जो साहित्य के अंदर जो रीति नियम कायदे होते थे उनको अपनाने का काम किया गया। रीतिकालीन साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां क्या होती हैं? पहला होता है श्रृंगार प्रधानता। रीति काल में श्रृंगार की प्रधानता रही, मतलब जो रीति काल का समय रहा उसके अंदर आपके सामने श्रृंगार रस, प्रेम की भावना से संबंधित जो साहित्य है उसकी अधिक से अधिक रचना की गई। किससे संबंधित? प्रेम भावना से संबंधित जितना भी साहित्य है उसकी रचना ज्यादा से ज्यादा की गई। विशेषकर राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित। किससे संबंधित? आपके सामने भगवान श्री कृष्ण है और राधा जी है, उनका जो प्रेम किस प्रकार से था इससे संबंधित आपके सामने साहित्य की रचना की जाने लग गई। नायिका भेद, जो आपके सामने जो कोई भी स्त्री होती है उसके रूप चिंतन से संबंधित आपके सामने साहित्य की रचना की जाने लगी। और संगारिक, प्रेम भाव से संबंधित आपके सामने जो साहित्य है उसका संजीव चित्रण देखने को मिला। किसका? उसका वास्तविक चित्रण देखने को मिला। संयोग और वियोग दोनों पक्षों का कलात्मक वर्णन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? संयोग और वियोग, मतलब जब कोई प्रेमी और प्रेमी जब आपके सामने उनमें मिलन होता है तो संयोग रस, और वियोग जब अलग जाते हैं तो अलग होता है तो उसको वियोग रस, दोनों का आपके सामने विशेषता से या विशेष रूप से आपके सामने प्रयोग किया जाने लगा। किसका? संयोग रस का और वियोग रस, दोनों के दोनों रसों का आपके सामने विशेषकर प्रयोग किया जाने लग गया। अलंकार प्रधानता, इस युग में अलंकार का अत्यधिक प्रयोग हुआ। मतलब ये जो आपके सामने युग है इसके अंदर अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। अलग अलग प्रकार के जो अलंकार हैं उनका बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा। जैसे उपमा, रूपक व अनुप्रास व यमक जैसे अलंकारों से काव्य को अलंकृत किया गया। कैसे? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास और यमक अलंकार जैसे जो प्रमुख अलंकार हैं इनका आपके सामने साहित्य के अंदर प्रयोग किया जाने लगा है। कौन सा? जो साहित्य होता है इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के अलंकार है, उपमा, रूपक, अनुप्रास व यमक जैसे अलंकार हैं, इन सब अलंकारों का खूब प्रयोग किया जाने लग गया था। कहीं कहीं पर आपके सामने अलंकारों की अधिकता से भाव गुण हो जाता था। मतलब अलंकारों का इतना प्रयोग कर लिया जाता था कि जो वास्तविक भावना आनी चाहिए, क्योंकि अलंकारों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि आप जो भी कोई भी साहित्य होता है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सको। कैसा प्रयोग कर सको? कोई भी साहित्य होता है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सको। इसीलिए जो साहित्य होता है उसकी जो वास्तविक भावना हो जाती है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। समझ में आ गया? तो अलंकारों की अधिकता के कारण जो भावना है वो कहीं ना कहीं आपके सामने पीछे छूट रही थी। अगले वाला पॉइंट है नायिका भेद का विवेचना होना। नायिका के प्रकार, अवस्थाएं, भाव, भंगिमाओं का सूक्ष्म विश्लेषण इस काल की विशेष प्रवृत्ति रही। मतलब जो नायिका है, कौन? जो नायिका है आपके सामने, उनके कितने प्रकार हुआ करते थे, उनकी अवस्थाएं और भाव भंगिमाएं, मतलब किस प्रकार की वो कृत्य करती थी कि राधा के आपके सामने, राधा जी कैसे कैसे आपके सामने जो
माता राधा के बीच में और भगवान कृष्ण के बीच में कैसे प्रेम था, कैसे सजा करती थी, किस किस अवस्थाओं में रहा करती थी, उसके बारे में आपके सामने विशेष रूप से बात किया गया है। काव्य में सौंदर्य वर्णन अत्यंत कलात्मक रूप से देखने को मिलता है। जो काव्य है उसके अंदर सौंदर्य की जो बात किया गया है उसमें बहुत ही ज्यादा कलात्मक रूप देखने को मिलता है। कैसा रूप देखने को मिलता है? कलात्मक रूप देखने को मिलता है। कैसा? कलात्मक रूप देखने को मिलता है। दरबारी कवि, अधिकांश कवि राजश्रय प्राप्त करते थे। जो अधिकारी कवि हुआ करते थे आपके सामने, वो राजा के आश्रय में काम करते थे। क्या काम करते थे? जो कोई भी राजा होता है उसके आश्रय के अंदर अपना जो साहित्य उसकी रचना किया करते थे। अंत दरबार की प्रशंसा करना राजा की वीरता व विलासिता का चित्रण देखने को मिलता है। क्या होता है? जो दरबार है, जो लेखक है, वो आपके सामने जो अपनी राजा की खूब प्रशंसा किया करते थे कि उन्होंने ये युद्ध जीत लिया, इस प्रकार का जीवन जीते थे, भोग विलासिता कैसी हुआ करती थी, उसके बारे में वो खूब चित्रण किया करते थे। समझ में आ गया? तो राजा के आश्रय में लिखते थे, भाई अब कोई भी आपको कोई काम करने के प्रति 2 पैसा देगा तो आप बढ़ाई करोगे, वो इसके प्रति उनका काम यही था बढ़ाई करने का। तो अधिकतर राजा के आश्रय में काम किया करते थे और उनकी खूब वीरता की, साहस की खूब बढ़ाई हुआ करती थी। ब्रज भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? ब्रज भाषा का। रीति काल में ब्रज भाषा साहित्य प्रमुख रहा, जिसमें मधुरता, सरलता और श्रृंगार रस प्रभावी बनाया। मतलब रीति काल के अंदर जो ब्रज भाषा है उसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लग गया। प्रेम भाव से, समसरता से और श्रृंगार रस को बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। किसकी? मधुरता से साहित्य की रचना की जाती थी और सभी लोगों को साथ लेकर आपके सामने साहित्य का, श्रृंगार रस का, कौन से रस का? श्रृंगार रस का विशेष रूप से प्रयोग किया जाने लग गया। अगले वाला पॉइंट है रीति ग्रंथों की रचना। इस युग में काव्य शास्त्र संबंधित अनेक रीति ग्रंथों की रचना हुई। मतलब ये जो काल रहा इसमें काव्य शास्त्र से संबंधित अनेक प्रकार के जो रीति ग्रंथ हैं, जो किस प्रकार से साहित्य की रचना की जानी चाहिए, इस प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं उनकी रचना देखने को मिली, जिसमें काव्य को नियमों का विस्तृत वर्णन है। मतलब कोई भी काव्य की रचना की जाए तो उसको किस किस प्रकार से रचित किया जाना चाहिए, इस प्रकार के जो काव्य के नियम होते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लग गया। क्या किया जाने लगा? उनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा था। भाव की उपेक्षा कला पर बल। रीति काल में भाव की उपेक्षा काव्य कला और शिल्प पर अधिक ध्यान दिया गया। मतलब रीति काल होता था, इसमें भावनाओं पर जोर नहीं था, समझ में आ गया, बल्कि काव्य कला, मतलब किस प्रकार से साहित्य की रचना की जानी चाहिए, उसमें अलंकार, छंद और इन सब चीजों का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाने लग गया। काव्य सौंदर्य की तकनीक को परखा गया। मतलब किस प्रकार से जब साहित्य की रचना की जाए तो किस तरीके से साहित्य को अपन और बेहतर बना सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं, उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा था। समग्र मूल्यांकन की बात करें, रीतिकालीन साहित्य अलंकार और श्रृंगार की दृष्टि से समृद्ध है। मतलब रीतिकालीन साहित्य है ना, ये अलंकारों का इसमें बहुतायत में प्रयोग होता था और श्रृंगार रस का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। कौन सा? अलंकारों का और साहित्य श्रृंगार रस का, दोनों के दोनों रसों का आपके सामने खूब प्रयोग किया जाता था। कौन से का? अलंकारों का, और जो श्रृंगार रस है उसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। यद्यपि सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना उपेक्षाकृत कम थी, लेकिन जो समाज की बात थी और जो राष्ट्रीयता की भावना, मतलब समाज में लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन कैसा था, इसके बारे में बहुत कम बात होती थी। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रभक्ति की बात सारे के सारे संपूर्ण भारत देश की बात बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन फिर भी भाषा, शैली और काव्य कला का विकास इसी काल में हुआ। लेकिन कोई भी भाषा है, जैसे ब्रज भाषा हो गई, हिंदी भाषा, इन सब प्रकार की क्षेत्रीय अवधी भाषा, इन सब भाषाओं का यहाँ पर क्या होता, बहुत ज्यादा विकास हुआ। साहित्य को लिखने की शैली, किस एक बेहतर साहित्य आप कैसे लिखा जा सकता है, इस प्रकार की शैली का भी आपके सामने जो विकास किस कहां पर होता है, आपके सामने रीति काल के अंतर्गत होता है। निष्कर्ष की बात करें, रीति काव्य वह काव्य शैलीगत व्यवस्था है जिसके आधार पर रीतिकालीन साहित्य का निर्माण होता है। मतलब रीति काव्य क्या है? इस प्रकार से एक शैली के हिसाब से लिखे जाने वाली व्यवस्था होती है जिसके आधार पर रीतिकालीन साहित्य का निर्माण होता है। क्या होता है? जो रीतिकालीन साहित्य है उसका निर्माण होता है। श्रृंगार प्रधान, अलंकारिता, नायिका भेद और दरबारी प्रवृत्ति और ब्रज भाषा का माधुर्यता देखने को मिलता है। क्या होती है? श्रृंगार रस का प्रयोग होता है, अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, नायिका भेद,
जो आपके सामने महिलाओं से संबंधित जो साहित्य होता था, उनकी रूप चित्रण की बातें इसी काल में देखने को मिलती है। इसी तरीके से हिंदी साहित्य की काव्य शिल्प और अपनी भाषा समृद्धि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय था। तो बच्चों, ये था आपका जो रीति की विवेचना को प्रस्तुत करते हुए रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अपन पढ़ा। कैसा लगा वीडियो, जोर से बताना। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।